यस, अ वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। सो अभी हम वही पार्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जो हम मॉर्निंग क्लास में कर रहे थे। तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, और मॉर्निंग इवनिंग क्लास अभी आपको दोनों अटेंड करना है। तो 6 चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 दिन लगेंगे। जैसे आज हमने शुरू किया है, तो मंडे ट्यूसडे वेनसडे वेनसडे तक 6 चैप्टर को पैकअप कर देंगे, ठीक है, अच्छे से। और फिर हम 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों सेशन में अभी सेम पार्ट चलेगा। जो हम सुबह पढ़ेंगे उसके आगे कंटिन्यू करेंगे इवनिंग क्लास, ठीक है। तो सभी को अटेंड करना है, मॉर्निंग क्लास भी और इवनिंग क्लास भी, ठीक है। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों क्लास अटेंड करोगे। सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना अच्छे से? हम्म। चलो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद आवर स्लाइड। सब लोग आ गए हैं? बहुत कम स्ट्रेंथ आ रही है इवनिंग क्लास में। इवनिंग का भी अटेंडेंस लेना पड़ेगा आप मेरे को। मॉर्निंग इवनिंग दोनों अटेंडेंस आपका अलग होगा। फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने अच्छे से कवर कर लिया था, और उसके कंक्लूडिंग पॉइंट्स भी हमने देख लिए थे। अब हम फैराडे के सेकेंड एक्सपेरिमेंट से बात करेंगे। फैराडे का सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है। तो फैराडे के सेकेंड एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने दोनों कॉइल कंसिडर करी, है ना। जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एक कॉइल ली थी और एक बार मैग्नेट लिया था। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में दो डिफरेंट कॉइल्स ली। वन इज़ योर प्राइमरी कॉइल एंड अनदर इज़ योर सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, प्राइमरी कॉइल उसको कहा गया जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, और इसको की से कनेक्ट किया वो, ठीक है, बैटरी और की से कनेक्ट किया। सेकेंडरी कॉइल उसको कहा गया जिसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, ठीक है। अब हम सबको पता है कि जैसे ही किसी कॉइल में करंट फ्लो होता है, अब इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, तो जब इसमें करंट फ्लो होगा, इस कॉइल में जब करंट फ्लो होगा, अ करंट कैरिंग कॉइल विल ऑलवेज बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, है ना। जो करंट कैरिंग कॉइल होगा इसका बिहेवियर कैसा होगा, बार मैग्नेट की तरह होगा, ठीक है ना। तो इसका नॉर्थ पोल इधर फॉर्म होगा और साउथ पोल इधर फॉर्म होगा। मतलब यहाँ से आपकी फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, ठीक है। इस तरह से आपका ये जो कॉइल होगा ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मतलब इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह होगी। इसका नॉर्थ पोल इधर होगा और साउथ पोल इधर होगा, ठीक है। नॉर्थ और साउथ कैसे फॉर्म होते हैं ये हम सुबह डिस्कस कर चुके थे, हाउ टू फाइंड द नॉर्थ पोल एंड हाउ टू फाइंड द साउथ पोल, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। तो दो तरह की कॉइल्स है, वन इज योर प्राइमरी कॉइल एंड अनदर इज योर सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में करंट इधर से फ्लो कर रहा है, देखो ये जो कॉइल है ये आगे से जा रही है, फ्रंट से जा रही है, और ये जो कॉइल है ये पीछे से आ रही है। मतलब आप यहाँ से देखोगे तो आपको करंट कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा। मतलब यहाँ पे आपका साउथ पोल क्रिएट होगा। यहाँ से देखोगे तो आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, मतलब यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। तो आपकी जो फील्ड लाइंस है वो यहाँ से बाहर निकलेगी और यहाँ पे ऐसे टर्मिनेट करेगी। इस तरह से आपकी फील्ड लाइंस का पैटर्न रहेगा, ठीक है। यहाँ से आउटगोइंग होगा और यहाँ से इनकमिंग होगा, ठीक है।
इस तरह से फील्ड लाइंस का पैटर्न आपको मिलेगा जब इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा। इस टाइम पे कौन आ रहा है? इवनिंग क्लास में सब सो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम जनता सो जाती है, लेट उठती है। चलो हाँ, तो ये दो तरह की कॉइल्स है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में देखो करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो गए, जैसा मैंने आपको बताया था, है ना। अभी एक एक करके आ रहे हो तो बार बार मुझे स्लाइड बैकअप करना पड़ रहा है। चलो, अब कोई बचा है क्या? कोई और भी आना चाहता है? अभी आ जाओ, फिर मैं जैसे ही पढ़ाने जाता हूँ वैसे ही किसी की एंट्री हो जाती। ठीक है, चलो। है ना, तो प्राइमरी कॉइल में जैसे ही आपका करंट फ्लो करेगा, तो अगर आप यहाँ से देखोगे, है ना, अगर आप इधर से इस कॉइल को देखोगे, यहाँ से जब आप व्यू करोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, और यहाँ से जब आप देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगा, तो यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी कॉइल में करंट फ्लो होता है तो उसका जो नेचर होता है, उसकी जो फील्ड लाइंस होती है, उनका पैटर्न उस तरह का होता है जिसका जैसे आपका बार मैग्नेट में होता है। ठीक है, उनका पैटर्न, जो फील्ड लाइंस का पैटर्न रहता है वो उस तरह से रहता है जैसे आपका एक बार मैग्नेट का पैटर्न होता है। ठीक है, बार मैग्नेट में जैसे फील्ड लाइंस। अब जैसे ही ये जो फील्ड लाइंस क्रिएट हुई है, जैसे ही ये सेकेंडरी कॉइल के कांटेक्ट में आएगी, जैसे ही ये सेकेंडरी कॉइल के लिंक्ड में आएगी, तो इसमें फ्लक्स का चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल में। तो सेकेंडरी कॉइल में जब फ्लक्स का चेंज होगा, और हम सबको बताए जो फ्लक्स होता है आपका, वो 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, विच इज BA cos थीटा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपकी जो फील्ड लाइंस है प्राइमरी कॉइल की, जब वो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करेगी, तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स का चेंज होगा, जिसकी वजह से आपके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। इसकी वजह से क्या होगा? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था फैराडे का सेकेंड एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को इस तरह से किया गया। ठीक है, ये जो फैराडे का सेकेंड एक्सपेरिमेंट था वो बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे किया गया था कि जब एक प्राइमरी कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, किसी सेकेंडरी कॉइल के कांटेक्ट में आएगी तो उसमें किस तरह का बिहेवियर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे देखो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ, है ना। ध्यान से देखो, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा। ये देखो, ये गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्ट हो गया, है ना। फिर से देखो, अब यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हुआ तो यहाँ पे भी साउथ पोल क्रिएट हो गया, है ना। ठीक है, क्योंकि वो उसको अपोज करना चाहेगा, है ना। दूसरी कॉइल में करंट इस तरह से फ्लो करेगा कि वो पहली वाली कॉइल को अपोज करेगा। ठीक है, तो अब ऑब्जर्वेशंस देखो, इसके क्या ऑब्जर्वेशंस थे। व्हेन अ प्राइमरी सर्किट इज क्लोज्ड, करंट ग्रोज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। जैसे ही हमने सर्किट को, की को क्लोज किया, ठीक है, इनिशियली आपकी की ओपन थी, तब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था। जैसे ही आपने प्राइमरी कॉइल की सर्किट को क्लोज किया तो इसमें करंट इंक्रीज होना शुरू हुआ, मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज हुआ। ठीक है, 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज हुआ। इस पीरियड में क्या हुआ? करंट इंड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। करंट के इंक्रीज होने की वजह से हम सबको पता है जो आपका करंट होता है, अगर आपका करंट इंक्रीज होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर करंट। ठीक है, अब जैसे ही आपका प्राइमरी कॉइल में करंट इंक्रीज होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड से जो फैक्टर रिलेटेड है दैट इज योर फ्लक्स, वो फ्लक्स को इंक्रीज करेगा। अगर फ्लक्स का इंक्रीजमेंट होगा तो आपका फ्लक्स में चेंज होगा, और अगर फ्लक्स में चेंज होगा तो आपका सेकेंडरी कॉइल में जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और यू कैन से इंड्यूस करंट विल प्रोड्यूस्ड। ठीक है,
अब जो प्राइमरी कॉइल में करंट है, दिस इज नॉट इंड्यूस करंट, इसको हम इंड्यूस करंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो बैटरी की वजह से करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो है ना, बैटरी की वजह से जब करंट प्रोड्यूस होता है तो दिस इज नॉट इंड्यूस करंट, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी कॉइल में आपका जो करंट प्रोड्यूस होगा, जो प्राइमरी कॉइल की फील्ड की चेंज की वजह से, फ्लक्स की चेंज की वजह से जो प्रोड्यूस होगा, उस करंट को हम इंड्यूस करंट बोलेंगे, ठीक है, उस करंट को हम इंड्यूस करंट बोलेंगे। जो बैटरी की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, दिस इज नॉट इंड्यूस करंट, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड द चेंजिंग इन करंट इंड्यूसेस द चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में जब फ्लक्स का चेंज होगा, क्योंकि यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेगी, ऑब्वियसली फ्लक्स का चेंज होगा, द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल एंड इंड्यूसेस द ईएमएफ करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में जो करंट पैदा होगी, उस करंट को हम बोलेंगे इंड्यूस करंट, ठीक है, ठीक है। और प्राइमरी कॉइल में जो करंट है आपकी, दिस इज नॉट इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस ईएमएफ करंट एंड हेंस द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल एंड हेंस द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल चेंज। तो जब तक आपका इस कॉइल में करंट का फ्लो होगा, प्राइमरी कॉइल में जब तक आपका करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा, फ्लक्स का वैल्यू चेंज होगा, तब तक आपका यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जैसे ये प्रोसेस आपका स्टॉप हो जाएगा करंट से ही, तो ये सारे प्रोसेस आपके स्टॉप हो जाएंगे, तो आपका इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होना भी स्टॉप हो जाएगा, मतलब आपका गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट था फैराडे का, जो दो कॉइल्स की वजह से किया गया, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? पहले वाले एक्सपेरिमेंट में बार मैग्नेट लिया गया था, बार मैग्नेट से एक्सपेरिमेंट कराया गया था। सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में कॉइल से एक्सपेरिमेंट कराया गया, वन इज द प्राइमरी कॉइल एंड अनदर इज द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करने जैसा है, व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज ओपन द करंट डिक्रीजेस। अब इनिशियली आपका जो की था वो ओपन था, फिर जैसे ही आपने की को क्लोज किया तो आपका करंट का वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हुआ, फिर इंक्रीज होते होते एक कंडीशन ऐसी आई जहाँ पे आपका करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो गया, और फिर आपने वापस सर्किट को ओपन कर दिया, फिर से ओपन किया तो आपका करंट का वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, फिर आपकी फील्ड डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपका फ्लक्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका चेंज इन फ्लक्स वापस क्रिएट होगा पर नेगेटिव फ्लक्स होगा, ठीक है, और फिर आपका इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो केस बताए गए हैं। पहला केस तो वो है जब आपकी करंट ज़ीरो से मैक्सिमम इंक्रीज हो रही, ठीक है, पहला केस वो है जब आपकी करंट जो है वो ज़ीरो से मैक्सिमम इंक्रीज हो रही है, और दूसरा केस वो है जब आपकी करंट मैक्सिमम से वापस ज़ीरो हो रही। दो डिफरेंट केसेस की बात करी गई है। फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो आपकी करंट जो है ज़ीरो से मैक्सिमम इंक्रीज हो रही है। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, आपकी जो करंट है वो मैक्सिमम से वापस ज़ीरो को जा रही है, ठीक है। दोनों ही केस में आपका फ्लक्स का चेंज होगा, ठीक है। एक केस में करंट इंक्रीज हो रहा है, पहले वाले केस की अगर बात करें थे तो करंट इंक्रीज होगा तो फील्ड इंक्रीज होगी, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा तो चेंज इन फ्लक्स पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो भी इंड्यूस ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगा। सेकेंड केस की बात करें, करंट डिक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, फ्लक्स डिक्रीज होगा, चेंज इन फ्लक्स नेगेटिव होगा तो भी ईएमएफ आपका प्रोड्यूस। तो दोनों केसेस में आपका ईएमएफ तो प्रोड्यूस होना ही होना। तो दोनों केसेस की यहाँ पे बात करी गई है। तो ये पहले केस की बात कर रहे हैं, ये सेकेंड केस की। द प्राइमरी सर्किट इज ओपन, करंट डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू ज़ीरो, ठीक है। मैक्सिमम टू ज़ीरो मतलब आपका सेकेंड केस शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया सबको? अरे बोलो हाँ या ना, यहाँ तक सब क्लियर हो? है ना? तो during this period the changing current induces changing magnetic flux across the primary coil. This changing flux is linked across the secondary coil and induced EMF is produced, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी, है ना।
पहले वाले केस में क्या था, आपका करंट इंक्रीज हो रहा था फ्रॉम I इक्वल टू 0 टू I मैक्सिमम, तब आपकी जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही थी, इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस हो रही थी, उसकी डायरेक्शन अलग थी। जब आपकी करंट मैक्सिमम से वापस ज़ीरो हो रही, तब आपकी इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होगी तब उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। हाउएवर नोट दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल रिवर्स्ड एंड हेंस द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज ऑपोजिट टू द प्रीवियस केस, है ना। तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी आपका ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ से फेरामैग्नेटिक के फैराडेज के दोनों एक्सपेरिमेंट हो गए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकेंड एक्सपेरिमेंट। और इन दोनों एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे फिर फैराडे का लॉ बना, जिसको हम पढ़ते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये दो एक्सपेरिमेंट्स के बाद फैराडे का लॉ आया, ठीक है। पहले दोनों एक्सपेरिमेंट्स को किए गए, उन पे जब प्रॉपर फैराडे को ये लगा कि हाँ अब मुझे ये डेटा रिलायबल लग रहा है, उसके बाद कोई लॉ आता है। कोई भी लॉ जब आता है तो ऐसे ही नहीं आ जाता, उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है, उसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिस्ट का रिसर्च होता है, उसके पीछे उनके कई साल लगे होते हैं। इतने सालों बाद उनकी रिसर्च जब कंप्लीट होती है और जब उनको पता चलता है कि हाँ यस हमारा जो वर्क है वो रिलायबल लग रहा है, उसके बाद कोई लॉ एस्टेब्लिश होता है। मतलब एक लॉ को आने में आप सोच सकते हो कितने साल लग जाते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट का काम ऐसा ही होता है। सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a circuit and EMF and hence a current is induced in the circuit. However, it lasts only so long as the magnetic flux is changing. जब तक फ्लक्स में चेंज होगा तब तक ही आपका EMF जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और फ्लक्स में चेंज कहाँ से क्रिएट हुआ था, सुबह मैंने आपको बताया था वेलोसिटी के चेंज से, है ना। जैसे ही पहला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट था। मतलब जैसे आपने वेलोसिटी में चेंज किया बार मैग्नेट की, तो वेलोसिटी में चेंज करने की वजह से वहाँ पे फील्ड में जो था वो इंक्रीमेंट हुआ, मतलब फ्लक्स में चेंज हुआ, ठीक है। उसकी वजह से आपका ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आपने करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ किया, मतलब प्राइमरी कॉइल में जो करंट है उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ किया। तो ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे दोनों एक्सपेरिमेंट में। पहले एक्सपेरिमेंट में रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट था और दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ किया, ठीक है। तो इस तरह से दोनों एक्सपेरिमेंट्स को किया गया, इस तरह से आपके दोनों एक्सपेरिमेंट्स को किया गया और फिर रिजल्ट्स को वैलिडेट किया गया। तो ये दोनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ देख लो यहाँ पे, फैराडे लॉज ऑफ मैग्नेटिक। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ एंड हेंस अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, और वो तब तक ही जनरेट होगा जब तक आपका फ्लक्स में चेंज हो रहा है। जैसे ही फ्लक्स में चेंज होना बंद हो गया वैसे ही आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होना बंद हो गया। सेकेंड लॉ देख लो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट, है ना। कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज मतलब d∅dt, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। E is equal to directly proportional to d∅dt, we can write k into d∅dt, और k की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यहाँ पे आ गया आपका EMF कितना आ गया d∅dt के बराबर। तो ये फैराडे के लॉज से हमें ये रिलेशन मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में हम इसी का यूज़ करेंगे कि जब हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम इसको लिखेंगे d∅dt, और जब हमें डायरेक्शन कंसिडर करना होगा तो मैं इसको लिखूँगा -d∅dt। माइनस का मतलब ये है कि वो हमेशा अपोज करेगा, है ना। जो कॉज उसको प्रोड्यूस कर रहा है उस कॉज को हमेशा वो ईएमएफ जो है वो उसको हमेशा अपोज करे, ठीक है। माइनस साइन इसलिए लगाया जाता है। लेकिन अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हो d∅dt। तो यहाँ पे फैराडे का लॉ और इस इक्वेशन में आपका लेंज लॉ भी कंबाइंड हो जाता है। एक्चुअली जो डायरेक्शन यहाँ पे दी जाती है, इस डायरेक्शन को जिस लॉ से हम देते हैं उसको हम लेंज लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन में फैराडे और लेंज लॉ दोनों कंबाइंड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी आ जाती
लेकिन ये वाले केस में खाली मैग्नीट्यूड है। जब मैं ये लिख रहा हूँ तो मतलब खाली फैराडे का लॉ है, और जब मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ तो यहाँ पे लेंस लॉ भी इंक्लूडेड है। ठीक है, वो इनहेरिट हो जाता है अपने आप ही, क्योंकि डायरेक्शन आ जाती है ना। तो लेंस लॉ खाली हमें डायरेक्शन ही बताता है, और वो डायरेक्शन इस इक्वेशन में इनहेरिट आ ही जाती है। यहाँ तक सबको क्लियर है फैराडे के लॉ? इसमें किसी को भी डाउट है तो बताओ। फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे चैप्टर में हम यही लॉ को यूज़ करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आप देखोगे, सब जगह पे एक ही लॉ लगेगा, d∅dt। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। d∅dt बस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट रीड करोगे, उसमें जो जो कंडीशंस दी होगी उस हिसाब से आप वापस EMF निकालो। ठीक है, अलग अलग कंडीशंस के लिए हम यही चीज़ कैलकुलेट करेंगे, EMF इज इक्वल टू d∅dt। दिस इज द मेन इक्वेशन ऑफ दिस चैप्टर। क्या आपको बात समझ आ गई? यस चलो, यस सर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो लेंस लॉ भी आ गया। इसके बाद ये दो लॉज आपको अच्छे से समझने हैं। इसके बाद इस चैप्टर में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर लोगे। दूसरा लॉ है लेंस लॉ। ठीक है, अब ये लेंस लॉ देखो क्या है। लेंस लॉ सेज दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस EMF, है ना, इंड्यूस EMF का जो डायरेक्शन है और इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन है, इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट। जो चीज़ उसको प्रोड्यूस कर रही है उसको हमेशा वो क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, ये आपका लेंस का लॉ। ठीक है, if the current is induced due to motion of the magnet, then the induced current in the coil itself sets to stop the motion of the magnet, है ना। मतलब अगर मैग्नेट के मोशन की वजह से किसी कॉइल में करंट पैदा हो रही है तो वो उस मैग्नेट को ही अपोज करने लग जाएगी जिसने उस करंट को प्रोड्यूस किया है। ठीक है, हमेशा उसको अपोज करेगी। तो ये लेंस का लॉ है। इफ करंट इज इंड्यूस्ड टू चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल, then the induced current is such that it tends to stop the change, है ना। जैसे सेकेंड फैराडे का जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट था वो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में था। तो पहले एक्सपेरिमेंट में बार मैग्नेट की बात होती है और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की बात होती है। तो प्राइमरी कॉइल में जब आप करंट इंक्रीज करते हो तो सेकेंडरी कॉइल में करंट इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि वो उसके ही चेंज को अपोज करता है। ठीक है, तो दोनों एक्सपेरिमेंट्स की ये दोनों पॉइंट्स में बात की गई है। पहले एक्सपेरिमेंट में आपके बार मैग्नेट वाली बात की है और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की बात की है। ठीक है, चलो अब इस पे कुछ एक आध क्वेश्चंस करके देख लेते हैं लेंस लॉ पे और फैराडे लॉ पे, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद हम आगे जाएंगे। ठीक है, ये दोनों लॉज पे कुछ क्वेश्चंस एक आध करके देखते हैं, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि इस तरह से क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं, है ना। तो मैं वाइट बोर्ड ले लेता हूँ, वाइट बोर्ड पे हम थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। ये फैराडे के और लेंस लॉ दोनों यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, मतलब बेसिक पॉइंट्स दोनों के जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आप करोगे तो आपको आइडिया लगेगा इस तरह के क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। ठीक है, तो अब हम वाइट बोर्ड ले लेते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ये स्क्रीन मेरा छोटा क्यों हो गया? स्क्रीन शेयर करता हूँ तो छोटा हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे ही स्क्रीन शेयर करने जाते हैं तो स्क्रीन छोटी क्यों हो जाती है? पहले तो फुल स्क्रीन आती थी, पता नहीं स्क्रीन बीच में छोटी होने लग गई। ऐसा क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा, क्या चक्कर है स्क्रीन का? स्क्रीन का क्या चक्कर पड़ गया? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से सबको स्क्रीन विजिबल तो है ना, और लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? यस और नो?
पहले Yes, कुछ पॉइंट्स और बता देता हूँ ईएमएफ के बारे में, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। तो ईएमएफ का वैल्यू हमें क्या मिला था, विच इज़ डी फाई बाई डी टी। ठीक है, यहाँ तक हम सबको क्लियर है। ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो अब मैं ईएमएफ को क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे करंट निकालना है तो करंट मुझे पता है क्या होता है, ओम्स लॉ लगा के आई इज इक्वल टू ई बाई आर। ठीक है, तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1/r इंटू डी फाइव बाई डी टी, 1/r इंटू डी फाइव बाई डी टी। हम सबको पता है करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है आपका, डी क्यू बाई डी टी। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज इक्वल टू ई अपॉन आर इज इक्वल टू 1/r डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, तो अगर ध्यान से आप इस इक्वेशन को देखो, अगर इन दो पॉइंट्स को आप कंपेयर करो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, डी टी से डी टी कैंसिल हो गए, तो ये हमें एक नया रिलेशन मिला यहाँ पे, दैट इज चेंज इन चार्ज विच इज डी क्यू विच इज इक्वल टू 1/r चेंज इन फ्लक्स विच इज डी फाई। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हो जाएगा वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। टोटल चार्ज कितना फ्लो हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करो, दोनों को इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा डेल्टा क्यू विच इज इक्वल टू 1/r इंटू डेल्टा फाई। ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डेल्टा क्यू, और डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, डेल्टा फाई। तो डेल्टा क्यू है क्या, डेल्टा क्यू का मतलब है कितना चार्ज आपका फ्लो हुआ। डेल्टा क्यू इज द टोटल चार्ज फ्लो। ठीक है, तो कितना चार्ज आपका फ्लो हुआ, टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल चार्ज फ्लोन विच इज इक्वल टू 1/r टाइम्स टोटल चेंज इन फ्लक्स, टोटल चेंज इन फ्लक्स। डेल्टा क्यू इज डिफाइंड एज 1/r इंटू डेल्टा फाई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको डेल्टा क्यू का वैल्यू पूछा होता है कि मतलब कितना चार्ज आपका फ्लो हो गया, तो आपको फ्लक्स दिया रहता है, इनिशियल फ्लक्स पता रहता है, फाइनल फ्लक्स पता रहता है, रेजिस्टेंस पता रहता है, तो आप चेंज इन फ्लक्स निकाल के रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे, आपको कितना चार्ज फ्लो हुआ है वो पता चल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई सबको। चलो अब सपोज करो केस बाय केस करके डिस्कस करते हैं। तो हम सबको पता है, एक चीज़ हम सबको पता है कि जो फ्लक्स आपका होता है वो इस चैप्टर का हीरो होता है ना, क्योंकि उसके बिना कोई भी काम कर नहीं सकते। फ्लक्स इस चैप्टर का हीरो है और फ्लक्स का वैल्यू होता है बी ए कॉस थीटा। तो हम 1 बाय 1 करके सभी फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। जैसे पहला फैक्टर आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, है ना, क्योंकि ईएमएफ तभी प्रोड्यूस होगा जब आपका फ्लक्स में चेंज होगा टाइम के साथ। तो फ्लक्स में चेंज टाइम के साथ तीन तरह से पॉसिबल हो सकता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो टाइम के साथ, या तो एरिया में चेंज हो टाइम के साथ, या तो थीटा में चेंज हो टाइम के साथ। तीन तरीके से आपका फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ चेंज कर सकता है, क्योंकि हमारे पास तीन पैरामीटर्स है ना, सुबह भी मैंने आपको बताया था, ये तीनों पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप हम तीनों पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे। तो पहला जो पैरामीटर है आपका वो मैग्नेटिक फील्ड है ना। फर्स्ट पैरामीटर आपका क्या है, फर्स्ट पैरामीटर इज योर मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या किया, सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ इंक्रीज कर दिया, है ना। मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या किया, टाइम के साथ इंक्रीज किया। कैसे इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ, सपोज करो हमारे पास ये कॉइल है, ठीक है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, पूरे रीजन में आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से दिया हुआ है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को टाइम का फंक्शन ले लिया।
मीन्स टाइम अगर मैं इंक्रीज़ करा रहा हूँ तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। इंक्रीज़ कर रहा है, कहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है? अंदर की तरफ इंक्रीज़ कर रहा है। डायरेक्शन मैंने क्या दे रखा है? अंदर की तरफ दे रखा है। तो मुझे ये बताओ कि इस कॉइल में करंट कैसे फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज फ्लो करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा? अगर टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन इंक्रीज हो रहा है तो कॉइल में करंट कैसे फ्लो करेगा? सपोज इस कॉइल का रेडियस आर है, तो इस कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? एनी वन ऑफ यू? अभी देखो फिर से दो आंसर आने चालू हो गए। अब इतना समझाने के बाद भी 2 आंसर दे रहे हो। आप खुद दिमाग से सोचो ना। अभी अभी मैंने आपको बताया लेंस लॉ लगाओ, डायरेक्शन के लिए लेंस लॉ लगाओगे। लेंस लॉ सेज दैट जिस कॉज की वजह से आपका इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा कॉइल में, वो उसको अपोज करेगा। तो अभी आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। अगर अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो मतलब आपका करंट जो है, अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हो तो आपका डायरेक्शन क्लॉकवाइज आता है, मतलब क्लॉकवाइज आपका करंट इंक्रीज हो रहा है। तो इस कॉइल में करंट ऐसे फ्लो करेगा कि वो उस क्लॉकवाइज को डिक्रीज करना चाहेगा, तो हमें करंट को एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवाना पड़ेगा। समझ आई बात? डायरेक्शन के लिए हमेशा आप लेंस लॉ लगाओगे, क्लॉकवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका करंट कैसे फ्लो होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, क्योंकि वो उसके ही कॉज को अपोज करेगा। मतलब फ्लक्स में चेंज कौन क्रिएट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है। तो टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज करंट को इंक्रीज कर रही है, तो मुझे तो उसको अपोज करना है ना। तो अपोज करने के लिए मैं करंट कैसे फ्लो करवाऊंगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो हमने डायरेक्शन निकाल लिया लेंस लॉ लगा के। पहला फंडा यही है। डायरेक्शन निकालने के लिए आप हमेशा लेंस लॉ लगा दो, सबसे पहला काम आप ये करो। इसके बाद बात आती है मैग्नीट्यूड की, ईएमएफ। तो ईएमएफ निकालने के लिए अब हम फैराडे का लॉ लगाएंगे, विच इज डी फाई बाई डी टी। अब हम क्या करेंगे? डी फाई बाई डी टी लगाएंगे, ठीक है। तो सपोज करो मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे दिया। लेट से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम का फंक्शन है इस तरह से, लेट से टी स्क्वायर प्लस 2t। इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन। और मैंने आपको बोला बेटा फाइंड करो व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ एंड हेंस फाइंड द इंड्यूस करंट in the coil. If the resistance of this coil is R, capital R, and the radius of this coil is small r, ठीक है। तो अब हम फैराडेज का लॉ लगाएंगे ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ईएमएफ कैसे निकालेंगे? ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, विच इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा कॉस थीटा। अब थीटा क्या होता था? आपका मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो अगर यहाँ से आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर की तरफ जा रही है और एरिया वेक्टर देखो आपका कैसे है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर कहाँ होगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे 180 डिग्री आ रहा है ना। एरिया वेक्टर आपका बाहर की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही। एरिया वेक्टर इज आउट ऑफ द प्लेन, है ना। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? जो इंड्यूस करंट का आपका डायरेक्शन है वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे आपका थीटा कितना हो जाएगा? एरिया वेक्टर आपका बाहर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये आपका माइनस आ जाएगा, कॉस 180 मतलब -1 होता है। तो वो तो माइनस आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एरिया आपका कांस्टेंट है और थीटा भी आपका कांस्टेंट है। कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि आपका एरिया भी कांस्टेंट है, सर्कल कॉइल का एरिया कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है।
तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है और जो कि टाइम का फंक्शन है। तो मैं कांस्टेंट वाले पार्ट को बाहर निकाल लूँगा, ए कॉस थीटा आपका बाहर आ जाएगा। तो आप डिफरेंशिएट किसको करोगे, मैग्नेटिक फील्ड को डिफरेंशिएट करोगे। इसकी वजह से आपका फ्लक्स में चेंज होगा, इसकी वजह से आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखोगे ए कॉस थीटा इंटू डी बी बाई डी टी। तो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से आपको ईएमएफ का वैल्यू पता चल जाए, इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, विच इज़ 2t प्लस 2। ठीक है, तो ये आपका ईएमएफ हो जाएगा। ठीक है, ईएमएफ एट एनी टाइम t, हमने किसी भी टाइम t पे ईएमएफ का वैल्यू निकाला विच इज़ 2t प्लस 2। एरिया आपका कांस्टेंट है, एरिया आपको आप क्या लिख सकते हो, सर्कल कॉइल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। कॉस थीटा इज ऑल्सो कांस्टेंट 180 डिग्री, और इनटू करोगे 2t प्लस 2। सो दिस विल बी योर ईएमएफ एट एनी टाइम t। ठीक है, अब जैसे ही मेरे को ईएमएफ मिल गया तो मैं करंट निकाल सकता हूँ। करंट इज डिफाइंड एज ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो रेजिस्टेंस इसको डिवाइड कर दोगे तो माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू 2t प्लस 2 विच इज़ डिवाइडेड बाई योर रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो यहाँ से आपको इंड्यूस करंट मिल जाएगा। अब सपोज करो आपको चार्ज पूछा है तो आप करंट को क्या लिखोगे, डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ से आपको चार्ज भी पता चल जाएगा विच इज़ इक्वल टू, ये जो हमने वैल्यू निकाल लिया डी फाई बाई डी टी की वैल्यू है, माइनस पाई आर स्क्वायर 2t प्लस 2 अपॉन आर। तो चार्ज कितना फ्लो हो जाएगा, तो यहाँ से आप वापस इंटीग्रेट करोगे तो आपको सेम ही चीज़ मिल जाएगी। देखो, इसलिए मैंने आपको ऊपर ये चीज़ का जो फॉर्मूला था ऑलरेडी बता दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको सॉल्व करके एक बार देख लो। माइनस पाई आर स्क्वायर 2t प्लस 2, डी टी को उधर ले जाओ, डी टी अपॉन आर, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट अगेन। पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया, फिर हम उसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हमें उल्लू ही बनाया, पहले उसको डिफरेंशिएट करा दिया फिर उसको इंटीग्रेट करवा रहे हो। तो माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन आर कॉमन ले लो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये वापस टी स्क्वायर प्लस 2t आ जाएगा, है ना। तो वही मैंने आपको बताया था, कितना चार्ज आपका फ्लो हुआ उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो विच इज़ चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर। तो चेंज इन फ्लक्स हमारा ये हो गया और उसको हमने आर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन यहाँ से भी प्रूफ हो जाती है कि नेट चार्ज फ्लोन विच इज़ इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस आर। ये इक्वेशन डायरेक्टली भी आप यूज़ कर सकते थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या चेंज करवाया, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाया टाइम के साथ। मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे पास 3 डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जिसमें पहला फैक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाया, तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स में चेंज हुआ और उस फ्लक्स की चेंज की वजह से ईएमएफ जनरेट हुआ। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। अच्छा, अब दूसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं, मतलब दूसरा हम क्या चेंज कर सकते हैं। सपोज करो मैं एरिया को फैक्टर ले लेता हूँ। ठीक है, अगर आप एरिया को टाइम के साथ चेंज कराओगे तो भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा अब वो भी देख लो। सपोज करो मैंने अब मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख दिया, सेम केस लेता हूँ, है ना। अब सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ कांस्टेंट, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। एंड नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द एरिया ऑफ द कॉइल। सपोज करो आपका एरिया इस तरह से, आपकी जो कॉइल है उसका जो रेडियस है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। पहले रेडियस इतना था, फिर रेडियस इतना हो गया, फिर रेडियस इतना हो गया। रेडियस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर हमें पता है रेडियस अगर आपका टाइम के साथ चेंज करेगा, अगर रेडियस टाइम के साथ इंक्रीज करेगा तो आपका एरिया भी जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। और एरिया अगर टाइम के साथ इंक्रीज करेगा तो मतलब आपका एरिया जो है फंक्शन ऑफ टाइम हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे ईएमएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपका एरिया चेंज हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही। जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जितनी फील्ड लाइंस है इसको कट करके जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी, है ना। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस इस एरिया को कट करके जाएंगी। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस इस एरिया को कट करती हुई जाएगी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस इस एरिया को कट करती हुई जाएगी, ठीक है। तो एरिया जब टाइम के साथ आपका इंक्रीज करेगा तो भी आपका फ्लक्स में चेंज होगा, है ना। एरिया जब टाइम के साथ इंक्रीज करेगा तब भी आपका फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। तो फ्लक्स में चेंज अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इक्वेशन हमारा सेम रहेगा। सपोज करो मैंने आपको एरिया दे दिया, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ टाइम विच इज़ गिवन एज, एरिया तो आपका पाई आर स्क्वायर ही होगा, लेकिन रेडियस जो है आपका वो टाइम का फंक्शन है ना। एरिया तो पाई आर स्क्वायर होगा बट योर आर इज वेरिएबल, आर इज इक्वल टू टी क्यूब बाय 3। लेट सपोज आपको रेडियस इस तरह से दिया हुआ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम विच इज़ गिवन बाय पाई इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू टी क्यूब अपॉन 3 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू पाई इंटू टी की पावर 6 अपॉन 9, ठीक है। ये आपका एरिया हो गया सपोज करो। अब मुझे निकालना है कि इसमें ईएमएफ कितना जनरेट होगा। तो सबसे पहले तो मुझे डायरेक्शन बताओ कि इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा कॉइल में। जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी फील्ड लाइन जो है अंदर की तरफ इंक्रीज होती जाएगी। तो कॉइल में करंट कैसे मतलब फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज फ्लो करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। हाँ, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा करंट का, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज होगा। कितने लोग एंटी क्लॉकवाइज पे हैं? बिल्कुल सही जवाब है, एंटी क्लॉकवाइज होगा क्योंकि वो उसको अपोज करना चाहेगा, है ना। जो फील्ड की वजह से आपका करंट क्लॉकवाइज में इंक्रीज हो रहा है वो उसको अपोज करना चाहेगा, तो डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। बिल्कुल सही जवाब है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं कि इसमें ईएमएफ कितना जनरेट होगा, है ना। तो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, वी ऑल नो बाय फैराडेज लॉ, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी एंड फाई इज योर बी ए कॉस थीटा। अगेन यू विल राइट बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे वेरिएबल जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड ना होके एरिया है, ठीक है। एरिया इज योर वेरिएबल। तो हम बी कॉस थीटा को बाहर ले लेंगे और डिफरेंशिएट किसको करेंगे, डी ए बाई डी टी। एरिया का वैल्यू क्या है आपका, पाई इंटू टी की पावर 6 अपॉन 9। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे आपको ईएमएफ मिल जाएगा, ठीक है। फिर करंट निकालना है तो वही सेम प्रोसीजर रहेगी विच इज ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, यहाँ से आपको करंट मिल जाएगा। चार्ज निकालना है तो वापस आप करंट को क्या लिखोगे, डी क्यू बाई डी टी। लेकिन अब आप इतनी मेहनत नहीं करोगे, मैंने आपको बताया हुआ है अगर आपको चार्ज फ्लो निकालना है तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को यूज़ करोगे विच इज़ चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। यू विल यूज़ डायरेक्टली दिस इक्वेशन, क्योंकि बार बार फिर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे फिर उसी को इंटीग्रेट करोगे, यू विल गेट द सेम टर्म, ठीक है। डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, यू विल गेट द सेम टर्म। ये बात हमें समझ आई कि नहीं आई सभी लोगों को? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? यस और नो? ये पॉइंट क्लियर हो गया हमको? चलो ठीक है। तो अब हमने एरिया की बात कर ली, अब हम ओरिएंटेशन की बात करते हैं, ठीक है। तीनों फैक्टर्स की बात हमें करनी थी एक एक करके। तो हमने एरिया की बात कर ली, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर ली, अब ओरिएंटेशन की बात करते हैं, थीटा की बात करते हैं। चलो, थीटा की चेंज होने की वजह से फ्लक्स में कैसे चेंज होगा, है ना। क्योंकि हमें पता है फ्लक्स को अफेक्ट करने वाले तीन ही पैरामीटर्स हैं, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर चुके हैं, एरिया की बात कर चुके हैं, अब बचा कौन है, थीटा, ठीक है।
अब आपका थीटा रिमेनिंग है, तो थीटा के चेंज होने की वजह से आपके फील्ड में मतलब फ्लक्स में किस तरह का चेंज होगा अब वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सपोज करो मैंने आपको कॉइल ऐसे दिया, ठीक है, और इस कॉइल को आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस कॉइल को प्लेस किया और इस कॉइल को हमने इस तरह से ओमेगा से रोटेट किया। तो आप बताओ क्या इसमें इंड्यूस करंट पैदा होगा? अभी हम ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं। ओमेगा इज योर एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड इज डिफाइंड एज योर थीटा, जो होता है हमारा थीटा इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज डिफाइंड एज एंगुलर स्पीड इनटू टाइम, है ना। जैसे हम डिफाइन करते थे ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज थीटा क्या है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड विच इज ओमेगा इनटू टाइम। थीटा को हम इस तरह से डिफाइन करें। तो अब हमने क्या किया, इस कॉइल को इस तरह से ओमेगा से रोटेट किया, मतलब ये ओमेगा से ऐसे रोटेट हो रहा है। तो इस तरह से रोटेट करूंगा तो क्या इसमें फ्लक्स में चेंज होगा? पहले तो ये सोचना पड़ेगा, क्या अगर मैं कॉइल को इस तरह से रोटेट करूंगा तो क्या इसमें फ्लक्स का चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? फ्लक्स का चेंज क्यों नहीं होगा? व्हाट इज द रीजन? अगर मैं कॉइल को ऐसे रोटेट कर रहा हूं क्लॉकवाइज ओमेगा से, तो फ्लक्स का चेंज क्यों नहीं होगा? एंगल बिटवीन बी एंड ए इज नॉट चेंज्ड। एंगल बिटवीन बी एंड ए इज नॉट चेंज। अच्छा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का एंगल चेंज नहीं हो रहा। डायरेक्शन तो सेम ही है, सेम डायरेक्शन है दोनों का। डायरेक्शन से बात नहीं है ना हमें, डायरेक्शन से क्या मतलब है? डायरेक्शन से हमें क्या मतलब है? देखो, फ्लक्स का चेंज तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज हो रहा है। हाँ, एंगल चेंज नहीं हो रहा, वो भी रीज़न है, मतलब वही रीज़न है, एंगल आपका चेंज नहीं हो रहा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल आपका कांस्टेंट है, ठीक है, एंगल आपका चेंज नहीं हो रहा। और अगर मैं बात करूँ कि आप ऐसे अगर रोटेट करोगे तो जितनी फील्ड लाइंस उसको पहले क्रॉस करके जा रही थी उतनी फील्ड लाइंस बाद में भी क्रॉस करके जाएंगी। तो फील्ड लाइंस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। कितनी फील्ड लाइंस इस एरिया को कट करके जा रही हैं उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन अगर इसी कॉइल को मैं ऐसे रोटेट करूँ, अगर इसी कॉइल को मैं इस तरह से रोटेट करूँ ओमेगा से, अगर इस कॉइल को मैं इस तरह से रोटेट करूँ ओमेगा से, तो क्या अब इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा? स्क्रीन गायब हो गई, एक मिनट। हाँ देखो, अब मैंने क्या किया, इस कॉइल को इस तरह से रोटेट किया, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट इस कॉइल को इस तरह से रोटेट किया ओमेगा से। तो अब क्या इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा? यस और नो? हाँ, अब फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इस एरिया को कट करती हुई जाएंगी वो चेंज होगी, है ना। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो उसको कट करती हुई जाएंगी, है ना, वो चेंज होगी। कहने का मतलब है एंगल चेंज होगा आपका। बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में जब हमारा एंगल चेंज होता है तभी हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। जब एंगल चेंज होगा तभी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। एंगल चेंज नहीं होगा तो कैसे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी हमने कांस्टेंट ले लिया है, एरिया भी हमारा कांस्टेंट है, और थीटा भी अगर हमारा कांस्टेंट हो गया, मान लो थीटा भी चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर फ्लक्स तो प्रोड्यूस होगा ही नहीं ना। तीनों में से एक को तो वेरिएबल होना पड़ेगा। अगर फ्लक्स को प्रोड्यूस करना है तो तीनों में से एक पैरामीटर आपका वेरिएबल होगा, या तो एरिया वेरिएबल होगा, या तो आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा, या तो आपका थीटा वेरिएबल होगा। तो अभी तक हमने दो केसेस डिस्कस करे जहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को टाइम का फंक्शन माना, दूसरे केस में एरिया को टाइम का फंक्शन माना। अब तीसरे केस में थीटा हमारा टाइम का फंक्शन है। देखो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम थीटा को टाइम का फंक्शन मान के ट्रीट करेंगे। तो अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे
EMF is equal to d phi by dt, where your time is variable. So I will write here d by dt of BA cos theta, and I will write theta as your omega t, which is a function of time. So you will get B and A are constant. It will come out of differentiation d by dt of cos omega t. तो cos omega t का जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो यू विल गेट ओमेगा बाहर आ जाएगा माइनस बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी. ठीक है. इफ देर आर n नंबर ऑफ टर्न्स देन यू विल गेट EMF इज इक्वल टू माइनस बी ए ओमेगा एन साइन ओमेगा टी. इसी को हम ई नॉट भी बोलते हैं. सो यू कैन राइट E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. तो आपका EMF कैसा होगा? फ्लक्चुएटिंग EMF प्रोड्यूस होगा. ये आपका जो EMF प्रोड्यूस हुआ है इसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग EMF. इट इज अ फंक्शन ऑफ साइन. ध्यान से देखो, ये जो EMF हमारा प्रोड्यूस हुआ है ये साइन का फंक्शन है. तो मतलब टाइम के साथ आपका EMF साइन के ग्राफ की तरह वेरी करेगा. साइन थीटा का ग्राफ कैसे होता है? इस तरह से वेरी करता है. तो ये आपका जो EMF होगा इस तरह से वेरी करेगा. इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? ई नॉट के बराबर, विच इज इक्वल टू बी ए एन ओमेगा. इसका जो पीक वैल्यू होगा वो ई नॉट के बराबर होगा. ठीक है. तो जब आपका टाइम का फंक्शन होगा थीटा तो आपका EMF ऑल्टरनेटिंग जनरेट होगा, और इसकी वजह से जो करंट पैदा होगी उस करंट को हम बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट. तो ऑल्टरनेटिंग करंट में यही प्रिंसिपल यूज होगा. जब मैं आपको ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ाऊंगा तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट में यही वाला प्रिंसिपल यूज करेंगे कि जहाँ पे हमारा करंट जो है वो साइन का फंक्शन होता है ना. मतलब साइन थीटा के ग्राफ के तरह वो वेरी करेगा. ठीक है. तो ऑल्टरनेटिंग करंट में जब हम जनरेटर भी पढ़ते हैं, आपका जो जनरेटर का प्रिंसिपल होता है वहाँ भी आपका यही प्रिंसिपल यूज होगा. ठीक है. तो जब हम जनरेटर पढ़ेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या होगा? थीटा वेरिएबल होगा. वहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या होगा? थीटा होगा. इसलिए मैंने आपको तीनों केस पढ़ा दिए, लेकिन थीटा वाला केस हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे आपके चैप्टर नंबर 7 में. जो थीटा वाला केस है वो और डिटेल में हम स्टडी करेंगे आपके चैप्टर नंबर 7 में. ठीक है. ये बात क्लियर हो गई. तो मेरे ख्याल से आज इतना ही रखते हैं. कल फिर हम आगे इसके कंटिन्यू करेंगे, और कल की मॉर्निंग क्लास में यहीं से कंटिन्यू करूँगा मैं. ठीक है. तो मॉर्निंग और इवनिंग अब दोनों क्लास आपको अटेंड करनी. ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 2 से 3 दिन में. ठीक है. फिर 7 चैप्टर शुरू करेंगे. ओके. बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. कल मिलते हैं मॉर्निंग.